क्या आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आगामी महीनों में याद रखिएगा, जुलाई, अगस्त या कभी भी एग्जाम होने की पूरी संभावना है। एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एग्जाम डेट घोषित करना और आप एग्जाम लेना है। तो आपको तैयारी बेहतर करना है, तो अभी अपने पास समय है। साइंस पढ़ो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज। मैथ्स पढ़ो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज। रीजनिंग पढ़ो बिल्कुल शानदार तरीके से। करंट अफेयर पढ़ो, बस 4 सेक्शन ही तो आपको पढ़ना है, ना अंग्रेजी ना हिंदी। 4 सेक्शन अगर जो बच्चा पढ़ लेता है, याद रखें 4 सब्जेक्ट में तबाही, मतलब वो 70, 75, 80 नंबर। और वैसे तो आप इस बार देख ही ले होंगे, अभी कल रिजल्ट आया है, इतना खतरनाक कट ऑफ गया है, फिजिकल के लिए आप सोच नहीं सकते हैं। 70-80 लास्ट कट ऑफ गया है, सोच लीजिएगा आप लोग। तो हर जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है, और मैंने कट ऑफ लिस्ट वाला वीडियो बनाया हूँ, अगर आप पढ़ना देखना चाहते हो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर। और रही बात, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा। इससे पहले भी हमने साइंस भी लगाया है, बायोलॉजी का 2 चैप्टर पढ़ाया, 2 केमिस्ट्री का, 2 फिजिक्स का, फिर हमने 2 बायोलॉजी का पढ़ाया। अब हम केमिस्ट्री चला रहे हैं, तो केमिस्ट्री का ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, याद रखिएगा। और 101 शिफ्टों का निचोड़ चलने वाला है, आप पूरी क्लास ध्यान से देखें। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो पेपर में पूछा और गया है। ठीक है, चलिएगा। हर प्रश्न की वैल्यू है, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज है, और हम वही पढ़ाएंगे जो आपको पूछेगा या पूछने वाला है। क्योंकि हमने देख लिया कट ऑफ कितना खतरनाक गया है, आपने भी देखा कट ऑफ कितना खतरनाक गया है और जाने वाला है। पिछली बार तो वैकेंसीज और ज़्यादा थी, इस बार तो वैकेंसीज 22,000 बस हैं, सोच लीजिएगा। चलिए लास्ट तक देखें। नीचे दिए गए नीचे दिए गए कथनों का संदर्भ लेते हुए सभी विकल्प का चयन करें। सॉरी, आप चाहते सही विकल्प का चयन करें। कथन सभी अम्ल सॉरी कथन माफी चाहता हूँ, कथन ए, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये कहना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट कथन बी, सोना मतलब इसका जो सिंबल होता है एयू, ये प्रश्न में ही दिया है। अगर आप पीवाई की सीरीज नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, आपकी तैयारी कभी मजबूत नहीं होगी। पीवाईक्यू सीरीज या पीवाईक्यू के पैटर्न से आप मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर पूरा पढ़ डालो। प्लेटिनियम पीटी भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। वहां पर गैस होना चाहिए था जो नहीं है, और हमें जो कथन बोल दिया है उसको हम पकड़ रहे हैं। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये है, ऑप्शन आपको बता दें क्या आएगा, उसकी बात में बात करेंगे। हाँ सुनिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को लवण के घोल से विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी की ज्ञान होनी चाहिए, और इतना सारा प्रश्न पूछा है इससे ना कि आप सोच नहीं सकते। अभी देखना, ये मेरा पहला क्लास है इनऑर्गेनिक का, अकार्बनिक रसायन का, और बहुत सारे प्रश्न कवर कराऊंगा मैं। अकार्बनिक का कराऊंगा, कार्बनिक का कराऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है, बाकी हम जो कराना था, हमने इससे पहले भी 2 चैप्टर पढ़ाया है केमिस्ट्री का, ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर का पहला क्लास। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ो। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर जो धातु बैठा या तत्व बैठा, वो अपने से नीचे वाले को लवण घोल से हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है, याद रखें पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सक्रियता श्रेणी में स्थित तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या समझे आप? हाँ, तो देखते हैं। यहाँ बोला सभी धातुएं, बिल्कुल नहीं, सभी धातुएं कभी भी गैस नहीं बनाती। कौन सा? हाइड्रोजन। यहाँ हमने क्या बोला, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व बैठे हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, वही अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे। HCl के साथ हो गया, H2SO4 के साथ हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व ऐसा नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। सोना और प्लेटिनियम जैसे अक्रिय धातु ये भी नीचे नीचे बैठी होती हैं। तो समझे ना, बताओ ना समझे आप? बहुत बढ़िया, समझ गए। अब देखो, इसका मतलब सोना और प्लेटिनियम ये भी नहीं करेंगे क्रिया,
हमें यहाँ क्या बोल दिया, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पहला कथन भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ये गलत की जानकारी ऑप्शन बी में मिल रहा है। समझ रहे बात? आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद है समझ गए, और व्याख्या भी मैं बता दिया। तो क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करने का तरीका, ये सक्रियता श्रेणी अगर याद नहीं है तो आपको प्रश्नों में याद करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। देखो कैसे याद करना है, कैसे इनको आपको पढ़ लिखिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है क्योंकि आगे आओ। ये हमारा शॉर्ट निंजा टेक्निक है अभिक्रियाशीलता थ्योरी याद करने का। और आपको बारंबार कह दूं, यहाँ से हजारों प्रश्न बनेंगे और 101 शिफ्ट का पेपर हुआ है पिछली बार। इस बार अगर हम 101 शिफ्ट पढ़ लेते हैं तो सोचो इतना साइंस 25 में से 20 से 22 नंबर लाओगे। तो केदारनाथ से क्या जे है भाई, के मतलब पोटेशियम, नाथ से एन ए, ना से एन आता है ना, ना एन ए से सोडियम, का से सी ए कैल्शियम, माली से एम जी मैग्नीशियम, आ से ए एल एल्यूमिनियम, जरा से जेड एन, ठीक है जिंक, फीका से एफ ई आयरन, पकाता से एफ बी, हैश से हाइड्रोजन, एफ बी मतलब होता है क्या, लेड, एफ ई आयरन लोहा, क्योंकि से आ जाएगा आपका सी यू कॉपर, आगे से जाएगा ए जी मतलब सिल्वर, आओ मतलब ए यू सोना। तो ये आपको पता होनी चाहिए और होना ही तो पड़ेगा। एक, चलिए, और पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं और व्याख्या शानदार चल रहा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखो ध्यान से, सक्रियता श्रेणी के तत्व, और हमने जो पीवाईक्यू प्रश्न है उन्हीं से कंटेंट तैयार किया है। सक्रियता श्रेणी के तत्व परमाणु क्रमांक है व भार है, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। चलिएगा यहाँ बात कर लेते हैं, हम सक्रिय श्रेणी की बात कर रहे हैं। वहां जो हमें रैंक दिया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है क्योंकि आगे आओ, वो शॉर्ट तरीका है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो शॉर्ट तरीके से याद कर लेना। अब के का मतलब पोटेशियम, ठीक है याद रखें, और क्रमांक 19 होता है। एन ए मतलब सोडियम, क्रमांक 11 होता है। कैल्शियम मतलब सी ए 20 हो जाएगा क्रम, हाँ भारी बोलना माफी चाहते हैं। के मतलब पोटेशियम, क्रमांक 19 होगा, इसका परमाणु भार 39 होता है। ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। एन ए सोडियम, ठीक है, क्रमांक 11 होता है, इसका भार आप देख पा रहे हो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो वैसे अधिकांश डबल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, डबल हो जाता है क्रमांक का दूना भार, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। एक मिनट भाई, चलिए ये हो गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट एम जी मतलब मैग्नीशियम, क्रमांक 12 रहेगा, भार 24 रहता है। देखो 12 दूना 24 हो गया। और यहाँ देखो कैल्शियम 20 दूना 40 हो गया। सोडियम का देखो 11 होता है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया। पोटेशियम को 19, 19 दूना 38, लेकिन एक हो जाएगा 39। एल्यूमिनियम की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, एल्यूमिनियम का क्रमांक 13 होता है। 13 दूनी 26, लेकिन आएगा एक बढ़ के 27। पॉइंटेड भी मान बनते हैं तो पॉइंट को फिक्स किया जाता है, इस चक्कर से मान बढ़ जाते हैं। जिंक की बात करें जेड होता है, आप देख पा रहे होंगे इसका क्रमांक 30 है और इसका भार 65 है। आयरन की बात करूं मेरे भाई तो आयरन का 26 होता है, याद रखें क्रमांक याद रख लीजिएगा, इसका क्रमांक, संकेत और नाम और भार, ठीक है। प्लम्बम की बात करें जिसे हम लेड कहते हैं, अभी मैंने बताया था, इसका क्रमांक 82 है, भार 207 है। एच मतलब हाइड्रोजन, इसका भार आप देख पाएंगे 1 है, और परमाणु क्रमांक भी 1 और भार भी 1 है। कॉपर को जिसे हम तांबा कहते हैं, Cu संकेत होता है, 29 क्रमांक होता है। आप इसको आगे बढ़ो, भार 63। एजी की बात करें, अर्जेंटम, अर्जेंटम जो लैटिन शब्द है, याद रखिएगा, लैटिन भाषा है अर्जेंटम, इसी से एजी लिया गया है, और इसको हम सिल्वर कहते हैं मतलब चांदी। क्रमांक 47, भार 107 होता है। एयू की बात करूं, एयू औरम
जो लैटिन शब्द है उससे लिया गया है और जिसे हम गोल्ड कहते हैं अर्थात सोना। 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 197 भार। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो धातुएं होती हैं वो कम सक्रिय होती हैं। ठीक है। वैसे सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है: उच्च सक्रियता, मध्यम वाले और निम्न वाले। आगे हमें बहुत से प्रश्न मिलेंगे, हम उसके साथ आगे कवर करेंगे। ठीक है। और आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और ये क्लास का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल शानदार तरीके से मिल जाएगा, आप चिंता मत करेंगे। चलिए अब देखो, शक एक मिनट। हाँ, सक्रिय एक मिनट होगी यार, पेन क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, सक्रियता स्तर या एवं अम्ल विक्रिया देखिएगा। अधिक सक्रिय, अगर आपसे पूछे कि इस सक्रियता श्रेणी में कौन किसके बाद आता है तो हमने बता दिया। उनका नाम क्या होता है, संकेत क्या होता है, क्रमांक क्या होता है, भार क्या होता है। आप इतना फैक्ट लिखाऊंगा ना एक ही प्रश्न का, आप सोच नहीं सकते। अच्छे अच्छे टीचर भी पढ़ाते होंगे, वो इतना फैक्ट नहीं लिख पाएंगे जितना मैं लिखा के आपको दिखाऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। और आप याद रखिएगा, सबसे अधिक सक्रिय याद रखना के मतलब पोटेशियम होता है। और कम सक्रिय की बात करें तो ये एयू होता है अर्थात ऑरम। लैटिन नाम है जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं और सोना, जो मैं अभी बोला था। अगर आपसे पूछे, देखो हाइड्रोजन से नीचे जो भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम सक्रिय होते हैं। जैसे हम ए यू और ए जी की बात करें, ये दोनों है ना, इनको हम देखो वैसे तो ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, अम्लों के साथ अभी क्रिया करेंगे नहीं। कुछ होते हैं जो कर भी लेते हैं, है ना। तो ये नहीं करेंगे, तो नहीं करते हैं मतलब देखो HCl, मतलब कहने का मतलब ये है प्रबल, प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल। तो हमने कहा HCl व H2SO4। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्रिया नहीं करते, इनको गलाने के लिए अम्लराज चाहिए। ध्यान रखें, AU और AG ये दुर्बल कह सकते हो, HCl H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करते ना के बराबर। लेकिन ये अम्लराज मतलब जिसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं, उसमें गल जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है। तो याद रखने, AU और AG को गलाने के लिए या पिघलाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया कैसे बनता है, वो मेरे भाई 3:1 या 3:1 के मिश्रण में। तो 3 रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात में रहेगा नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3। फॉर्मूला भी याद रखें, नाम भी याद रखें। आगे देखो, अब हमने कहा कॉपर सल्फेट। अभी हमने एक बात बताया था आपको कि जो अभिक्रिय सक्रियता श्रेणी में ऊपर रहेगा वो अपने से नीचे वाले को लवण घोल से हटा सकता है। हमने कहा ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये घोल है। याद रखें, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। रासायनिक फॉर्मूला CuSO4, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं क्योंकि इसका जो विलयन घोल का रंग है नीला होता है। अब हमने बोला कॉपर सल्फेट के घोल में जब हम Zn डालेंगे, तो Zn आपने देखा होगा परमाणु रैंक में, देखो Zn A है और कॉपर ए है। तो Zn ऊपर बैठा है, जो रैंक देख रहे हैं ना, हाँ जी, नीचे आते चलोगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी कम होगी। तो Zn ऊपर बैठा, ये क्या करेगा, उसको हटा देगा। ठीक है। चलिए, तो Zn इतनी पावर से हम तरक के बैठा कि कॉपर को आराम से हटा देगा और उसके स्थान पे बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, एकल विस्थापन होगा क्योंकि Zn ने कॉपर को हटा दिया, तो ये एकल विस्थापन है। और विस्थापन तभी संभव है जब एक अधिक सक्रिय और एक कम सक्रिय हो। नेक्स्ट, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील धातु को आसानी से लवण घोल से हटा देता है। वही हुआ यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं, एक बात और बोला था प्रश्न में कि हाइड्रोजन गैस निकलता नहीं निकलता। देखिएगा, जिंक एस मतलब आधा सॉलिड है। जब हमने बोला था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी तत्व हैं अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर जिंक होता है।
अगर वो अम्ल से बिक्री करेगा तो यहाँ पर 2HCl है। अम्ल की बात करें, अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये अभिक्रिया दोनों करेंगे तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड, आप देख पा रहे हैं जो लवण होगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। बाकी आप देख पा रहे होंगे आराम से, ठीक है, बन जाएगा ना इक्वेशन। दिक्कत तो नहीं करा समझने में? बताओ, यहाँ पर जिंक है, जिंक की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे? भाई हम करा रहे हैं HCl से। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, हटाएगा तो Cl के साथ बैठ जाएगा, तो ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ याद रखें 2HCl मतलब 2H है और 2Cl है, तो ये Cl2 हो जाएगा, और 2H है तो ये 2H गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये तीर याद रखना, ये बताता है कि गैस निकल रही है, और ऊपर का तीर मतलब गैस निकलना कहलाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये धातु था, ये अम्ल था। हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये हमें पूछा था, लेकिन वहां सभी कह दिया था, सभी नहीं बनाते, सिर्फ ऊपर वाले। समय बहुत लगेगा मेरे भाई, क्योंकि अभी एक ही प्रश्न हमारा पूरा हुआ है। समय बहुत ज्यादा लगेगा, आप पूरा क्लास देखें। हम इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन पढ़ा रहे हैं, कार्बनिक भी पढ़ाएंगे और फिजिकल रसायन भी पढ़ाएंगे। बहुत सारे प्रश्न कवर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग्म में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो याद रखें, जो न्यूट्रॉन होते हैं, एक बार पीछे चलते हैं। देखो, किसी भी परमाणु में, कोई भी एटम हो, परमाणु, परमाणु याद रखिएगा, तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो E-, प्रोटॉन तो P+, न्यूट्रॉन तो N0। तो ये जीरो प्लस माइनस ये बताते हैं कि उनमें आवेश क्या है। जीरो मतलब शून्यात्मक आवेश, माइनस मतलब ऋणात्मक। तो आवेश है माइनस, ऋणात्मक, शून्यात्मक, ये तीन ही कण हैं या अवयव हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, याद रखें। नाभिक आप देख, जैसे नाभिक कहते हैं, ये नाभिक में जिसे हम केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर दिख रहे हैं कक्षक, इनमें घूमते हैं। डायग्राम से आप बखूबी समझ पा रहे होंगे। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और अंदर जो नाभिक के केंद्रक है वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बैठते हैं। समझे कि नहीं बात? हाँ। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में संकेंद्रित होता है, मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है नाभिक में रहेगा, नाभिक के बाहर नहीं। और परमाणु द्रव्यमान का सूत्र कुछ नहीं, परमाणु द्रव्यमान नाभिक में है, द्रव्यमान हमेशा मिलकर बनेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला के। समझे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके ही परमाणु भार बनाते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या ही है, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगी। और परमाणु भार, परमाणु भार याद रखें, परमाणु जो भार है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है, और क्रमांक प्रोटॉन की संख्या ही क्रमांक है। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बाकी देखो आगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, और आवेश की इकाई कूलाम होती है, जिसे C से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, माइनस होता है, आवेश जिसे बोलते हैं, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ प्रोटॉन P+ होता है तो प्लस चार्ज रहेगा, आवेश तो यहाँ प्लस लग जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए, आवेश जान गए? हाँ। चलिए, अब बैक चलते हैं। अब हमें जो पूछ रहा है उसको उत्तर बाद में देंगे, पहले बेसिक समझो। हमें ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग्म में न्यूट्रॉन की संख्या समान है? तो मैंने बोला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। अभी उत्तर आएगा, चिंता मत करो। अब आवर्त सारणी के आपको 20 तत्वों का ज्ञान होनी चाहिए, तब ना उत्तर बता पाओगे। चलिए, तो ये 20 के 20 तत्व आपको पता होनी चाहिए, क्रमांक, नाम, संकेत, भार, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो, पहला ये क्रमांक, अगर क्रमांक में बता दिया, क्रमांक ये बताएगा कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, और भार होता है जो बताता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिला के, ठीक है। चलिए, अब देखो, H मतलब हाइड्रोजन, इसका भार 1 होता है। क्रमांक दूसरा हीलियम, He,
भार 4 रहेगा। तीसरा लिथियम एलाई, इसका भार 6.94 होता है लेकिन 7 माना जाता है। चौथे क्रमांक में बेरियम होता है, फिर बेरिलियम माफी चाहता हूँ, बेरिलियम Be, भार 9 रहेगा। पांचवें क्रमांक में है बोरॉन, क्रमांक बी, भार 10 रहेगा। 6 में देखेंगे हम कार्बन, संकेत सी होता है और भार 6 दूना 12 हो जाएगा। वैसे अधिकांश को दोगुना होता है। देखो दूसरे में हाइड्रो हीलियम है, दोगुना 4 बना। हाइड्रोजन को तो 1 रहता है। बेरियम आप देख पाएंगे थोड़ा सा, आप देख पाएंगे 9 बन रहा है बस। 5 का दूना 10, 6 का 12 हो रहा है। एन, सातवें क्रमांक पर नाइट्रोजन होता है, जिसका क्रमांक 7 होगा तो 7 दूना 14, दर्शाते एन से हैं। 8 में ऑक्सीजन ओ, दूना करो 16। 9 में आप देख पाएंगे फ्लोरीन एफ होता है, 9 दूना 18 लेकिन 1 बढ़ गया 19। 10 में आप देख पाएंगे नियोन एन ए, 10 का दूना 20 बन रहा भार। 11 की बात करें सोडियम एन ए, इसका भार 22.99 लगभग होता है लेकिन 23 माना जाता है। नेक्स्ट 12 में देख पाएंगे मैग्नीशियम एम जी, भार 24, 12 दूना 24। 13 की बात करें, 13 में एल्यूमिनियम है और भार 27 है, 26.98 होता है, 27 मान लिया जाता है। 14 की बात करें सिलिकॉन एस आई, 28 का भार रहेगा। 15 में देख पाएंगे फास्फोरस, भार 31 माना जाता है। 16 की बात करें सल्फर एस, 32 भार माना जाता है। 17 की बात करें Cl क्लोरीन, 35 भार है इसका। 17 दूना 34, 1 35। नेक्स्ट पॉइंट 18 AR आर्गन है, जिसका 39 पॉइंट कुछ होता है 99, इसको 40 मान लिया गया है। तो नेक्स्ट 19 की मतलब पोटेशियम 39, 20 Ca कैल्शियम 40। ये हमारे 1 से लगा के 20 तक तत्व रहे, उनके संकेत, उनके नाम, उनके क्रमांक और परमाणु भार। मैंने आपको ऐसे ही नहीं दिखाया टाइम पास नहीं दिखाया गया है, आपको याद करने के लिए दिखाया गया है। समझ रहे बात? चलिए अब हम देखो, अब उत्तर पकड़ रहे हैं। यहाँ पर बता दूं मैं, इस थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक कर देता हूँ पहले। हाँ, परमाणु भार, जो परमाणु भार याद रखिएगा, ये बनेगा P प्लस पावर का है, तो आपका है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मुझे बोल रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हमने कहा इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, यहाँ थोड़ा ठीक करना था हमें, यहाँ माइनस लगा रहे, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा भार ना, भार माइनस, इसको पक्षांतर कर लेता हूँ, ये बन जाएगा P प्लस बराबर N0। N0 मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो हम बी की बात करें, ऑप्शन हम पहला क्या कर रहे हैं, बीई। बीई की बात करें तो आप देख पाएंगे बी यहाँ पर बैठा है, बी, स्पेस हमें कहा यहाँ रख लूंगा ना। भार माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर N0 आएगा, क्यों न्यूट्रॉन हमें समान चाहिए। बीई की बात करो, बी मेरे भाई ये हो रहा है इसका भार 9, 9 भार हो गया, माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो मैंने पहले बोल दिया प्रोटॉन की संख्या मतलब क्रमांक, तो इसका क्रमांक 4 आ जाएगा, 4 आ गया, तो ये कितना बन गया 5, तो 5 आया है, ये क्या है, ये आपकी न्यूट्रॉन की संख्या है। अब देखते हैं बी। बी में आप देख पाएंगे भार इसका 10 है और इसका क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या 5 है, तो ये हमारा 5 आया। तो वहीं बोल रहा था ऐसा ऑप्शन पकड़ो जहां न्यूट्रॉन की संख्या समान है, जो अंतर आया है न्यूट्रॉन है, जो अंतर आया न्यूट्रॉन है। और हमें वही कह रहा था कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। बाकी जगह आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे बाद चलिए, मेरे ख्याल समझ गया होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, और समझ लिया करो आप लोग, ज़्यादा भी नादान नहीं हो, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। बाकी क्लास का पीडीएफ फाइल आप तभी समझ में आएगा, ध्यान रखें, जब आप पढ़ लिए होंगे, वरना पीडीएफ फाइल आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, बात बराबर है ना, बात बराबर। ये भी हो गया अपना, ये देखो। चलो नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक व कणों का विवरण। वैसे आपको पता है परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं और उन कणों के बारे में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन इसका संकेत ई माइनस होता है और आवेश पूछेगा तो ऋणात्मक कहना। ठीक है, और इसका जो हाँ आवेश दिया है पॉइंट्स में, ठीक है, सॉरी भार, माफी चाहता हूँ, भार दिया, आवेश हम लिख चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब आप देख पाएंगे 9.1095 इंटू 10⁻31। यहाँ पर आप देख पाएंगे भार, ये थोड़ा आद कर लेना, थोड़ा नहीं आदि कर लेना भाई, कई बार हमें अटका देता है प्रश्न में। तो हमें किसी भी तरीके से तैयार होना है, किसी भी तरीके से हमें तैयार होना है, चाहे कुछ भी पूछ ले। और इतना फैक्ट दिला दूंगा ना मेरे भाई बहनों, आप सोच नहीं सकते। और खोजकर्ता जे जे थॉमसन 1897 कैथोड रे ट्यूब द्वारा इसकी खोज हुई थी। और इसका जो भार है हाइड्रोजन के भार के 1/1837 के बराबर होता है। हाइड्रोजन का जो भार होगा उसका 1/1837 निकालना, जो भार हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का जो संकेत होता है P प्लस होता है, प्रोटॉन का P और आवेश प्लस है तो ये O पॉजिटिव। इसका भार आप देख पा रहे होंगे, आवेश तो बता दिया हमें 1.6726 इंटू 10⁻27। यहाँ पर आवेश और यहाँ पर सॉरी भार दोनों समान, तो यहाँ पर आप देख थोड़ा समान है इसलिए मैंने क्या लिखा हूँ, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है ना। द्रव्यमान देखो थोड़ा सा फर्क आया है, बस थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हमने लिख दिया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार होता है लगभग समान होता है। ये जो लिखवाया जा रहा याद रखें। प्रोटॉन P प्लस है तो धनात्मक आवेश रहेगा, ये भार है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, उन्होंने परमाणु नाभिक का भी खोज किया है। तो याद रखना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की भी खोज किया था और नाभिक की खोज के बाद ही प्रोटॉन की खोज हुई थी। 1917 से 1920 के बीच में खोजा गया। और कई बार परीक्षाओं में गोल्डस्टीन का नाम भी आता है क्योंकि इन्होंने यहाँ कैथोड होने था, कैथोड में प्लस आवेश कणों की खोज की थी, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि इनको क्या नाम दिया जाए। तो नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दे दिया तो नाम इन्हीं के चलने लगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का एन आएगा, आवेश 0 होता है तो 0 लगता है पावर में शून्य, और उसका जो भार आप देख पा रहे होंगे 1.6749 इंटू 10⁻27 है। और यहाँ आप देख पाएंगे जेम्स चैडविक 1932। चलो, तकलीफ किसी को ना, और होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब बात आती है खोजकर्ताओं के शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन आएगा, टा से टीएच, और था में भी टीएच आता थॉमसन, और पर पास से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो जेम्स चैडविक। रहा ना आसान, तो शॉर्ट सटीक सिंपल कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश, सभी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप पढ़ लेते हो तो। चलिए, ये हमारी क्लास आगे बढ़ रही है और हमारे पास शायद बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं, समय ज़्यादा लगेगा। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारे पास पहुंच पाए हैं इतनी देर में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह खालिस्तान से जल हटाता है। भाई, जल को हटाने वाले को ही क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण कारक। अब हटाएगा जल तब ना बोला गया है, तो पूछ रहा है किससे हटाता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे हम क्षार कहते हैं। नेक्स्ट होता है अमोनिया गैस, ठीक है, क्या होता है अमोनिया गैस, जिसे हम बोलते हैं NH3। और अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो, इनका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, NaOH, NH3, अमोनिया गैस, और NH4 बोल दूंगा तो वो अमोनियम हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। प्रोपेन की बात करें तो C3H8 होगा। ये हमें प्रश्न में दे के रखा है।
अब हमें पूछ रहा है कौन सा वो है जहां या जिससे जल हटाएगा। ऑप्शन आएगा सी, मतलब ग्लूकोज। देखिएगा, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 में जब सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जब आप मिलाएंगे तो क्या करेगा वो, 6 जल के अणु बनाएगा, तो 6H2O और 6 कार्बन बनाएगा। तो जल को हटाने के कारण इसे निर्जलीकरण कारक कहते हैं, और हटाएगा तो ग्लूकोज से। अब देखो NH3 की बात करूं, NH3 मतलब अमोनिया गैस, अमोनियम नहीं, अमोनियम में NH4 रहेगा। रंगहीन गैस है, उर्वरक बनाने में उपयोग होता है, काम का है। ग्लूकोज की बात करें, यह सरल शर्करा है, कई बार पूछता है शर्करा है, सुक्रोज है या क्या है, तो याद रखना ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, हमारे लिए भी प्राथमिक स्रोत है। अगर आप ग्लूकोज को तुरंत खाओगे तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत याद रखना, वो भी प्राथमिक। CH4 जिसे, हाँ, C3H8 यह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन याद रखना ईंधन ईंधन के रूप में काम आता है, तो C3H8 हाइड्रोकार्बन। उपयोग की बात करें, इसको हम LPG में भी करते हैं। नेक्स्ट, CH4 की बात करें, जैसे मीथेन नाम देते हैं, यह जैविक खाद्य पदार्थों से बनता है। अब आगे देखो, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है, और कई बार ऊष्मा भी निकलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार अपने अपने रिएक्शन करेंगे, और अम्ल अपनी क्षमता खो देगा, क्षार अपनी क्षमता खो देगा, और दोनों बिल्कुल पीएच मान जो लवण बनेगा ना उदासीकरण के बाद, वो 7 बनेगा, क्योंकि उदासीन हो जाएगा पूरा। चलिए, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको बताया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अयस्क सांद्रण, ठीक है, माफी चाहता हूँ, शायद हमने पहले संवर्धन कह दिया था क्लास में। ऑफलाइन क्लास भी लगती है बच्चों, याद रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन क्लास फेस टू फेस, तो मैथ्स भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग भी पढ़ सकते हो, साइंस भी पढ़ सकते हो। अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करेंगे, तो सॉरी माफी चाहता हूँ, हाँ, अयस्क सांद्रण के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। मैं आपको बता दूं, अयस्क सांद्रण मतलब होता है जो अयस्क होते हैं, धातु अयस्क, इसमें धूल, मिट्टी, काड़, इन चीजों को हटाने की पहली प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रण। तो हमने कहा ठीक है, तो भाई यहाँ पर फैन फ्लेवन, यह सांद्रण करने की विधि नहीं है, यह है फैन फ्लेवन सांद्रण की विधि है, जो सल्फाइड अयस्कों के लिए उनमें जो अशुद्धियां होती है शुरुआत में, धूल कण, मिट्टी कण, इन्हें हटाने के लिए उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, गुरुत्वीय पृथक्करण, इस विधि का भी उपयोग हम सांद्रण के लिए करते हैं। निच्छालन की बात करें, निच्छालन के लिए याद रखना रासायनिक विलायक में घोलकर शुद्ध किया जाता है, जैसे बॉक्साइड अयस्क को NaOH के साथ, ठीक है, निच्छालन में। और निष्कर्षण याद रखना, पहला विधि सांद्रण होता है, नेक्स्ट अपचयन होता है, जैसे हम धातु निष्कर्षण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, शोधन विधि। ये 3 चरणों में अयस्क का शुद्धिकरण होता है, और हम लास्ट में शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो पहली विधि सांद्रण कहलाती है, तो सांद्रण में A C D विधि आएंगे, लेकिन बी नहीं आएगा, क्योंकि बी तो पहला विधि नहीं माना जाता है। समझे कि नहीं ये बताओ पहली बार। चलिए अब देखो, गैंग्स अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत या अशुद्धियों को हटाना, या अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, गैंग्स, और इन्हीं गैंग्स को हटाना सांद्रण कहलाता है। धातु कर्म में, विज्ञान में सांद्रण प्राथमिक चरण है और निष्कर्षण अंतिम चरण। तो हमें बोल रहा था सांद्रण के लिए उपयोग नहीं की जाती, तो सांद्रण तो भैया पहला चरण कहलाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं आएगा, और समय लगेगा। आप पूरी क्लास देखिएगा, अगर वीडियो की क्वालिटी न आए तो कंटेंट जबरदस्त शानदार है, बढ़ा के देखें। प्रमुख अयस्क, अगर हमसे एक्स्ट्रा पूछने लगे भाई सल्फाइड अयस्क का नाम बताओ, सुन लीजिएगा, सल्फर जब धातु के साथ क्रिया करेगा
तो सल्फाइड एस्क बनाएगा, है कि नहीं बात। तो उदाहरण हमारे पास है कॉपर पाइराइड्स। आज रखना, पाइराइड्स एक धातु खनिज है और इसमें अधिकतम सल्फर की मात्रा होती है, इसलिए इसे सल्फाइड एस के रूप में जाना जाता है। तो कॉपर पाइराइड्स आप देख पाएंगे CuFeSO4। और गैलेना, याद रखिएगा गैलेना PbS। और एक है जिंक ब्लेंड, ये सल्फाइड एस्क है और प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा और पूछेगा। आगे देखते हैं आप लोग समझें कि नहीं बात, आप बताओ। अगर वहीं आपको पूछे ऑक्साइड एस्क, ऑक्सीजन और धातु जब अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड एस्क बनेगा। कई बार बोल देता है सल्फाइड एस्क कौन सा है, ऑक्साइड एस्क कौन है। तो जिंक ब्लेंड, गैलेना और कॉपर पाइराइड ये आपके सल्फाइड एस्क हैं क्योंकि इनमें सल्फर है। लेकिन द ऑक्सीजन हो तो ऑक्साइड एस्क बोलेंगे, जैसे हेमेटाइट Fe2O3। बॉक्साइड एस्क की बात करें तो हेमेटाइट ऑक्साइड एस्क तो है लेकिन किसका एस्क है, आयरन का एस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो फॉर्मूला Al2O3 और जल के दो अणु है। कई बार पूछता है कि बॉक्साइट किसका एस्क है, तो हमने कहा ये एल्यूमिनियम का, लेकिन किस प्रकार का है, इसे बोलेंगे ऑक्साइड एस्क है। धातु ऑक्साइड एस्क, एस्क एस्क है, ऑक्साइड एस्क है, लेकिन किसका है, एल्यूमिनियम का। Al2O3 जल के दो अणु, कई बार पूछ चुका, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा, जब कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 में मिलाया जाता है तो नीला हरा विलयन बनता है। उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर ऑक्साइड है ना, उसका रंग पूछना चाह रहा, सीधी बात आपको। तो भाई कॉपर ऑक्साइड को हम किस में मिलाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। तो ये हम एक बीकर देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। बीकर जो है इसमें हमने डाल के रखा है H2SO4, उसमें हम तापमान, वो भी कौन सा, कॉपर ऑक्साइड डाल रहे हैं। तो सुन लीजिएगा, पहले हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड एस सॉलिड है, ये काला होता है, और H2SO4 जली विलन होगा। जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट, जो इसी के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्या समझे आप। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, नीलत होता है। आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया, अब भी पढ़ाया ऊपर। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है, और नहीं पढ़ाए होंगे तभी आगे मिलेगा हमें, चिंता मत करो, नीला हरा रहेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, जल, H2O लिक्विड। AQ का मतलब होता है जली विलयन, S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे एक बात, हमें ये पूछ रहा है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो मेरे भाई कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन जब मिल जाए या हम अभिक्रिया करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। आप देखना, कॉपर को जब खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो उसका जो रंग नेचुरल होता है वो तांबा से बोलते हैं, वो भूरा होता है, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में वो काला हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर काला है बस। लेकिन बोलता अभिक्रिया होने के बाद जो विलयन बना है उसका रंग तो नीला हरा कह दीजिएगा। क्या कहना, नीला हरा। अब देखो, धातु ऑक्साइड हमेशा क्षार होते हैं, या उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षार। धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है हमेशा क्षार की होती है, और अधातु ऑक्साइड की हमेशा अम्ल की होती है। ये पॉइंट्स हमें आगे काम देगा। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण जल बनेगा, और अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अब आगे, हाँ ये ध्यान नहीं दे पाए थे मैं, ये तो है आगे आ रहा है कि नहीं। अब देखो, क्या देखो, कुछ यौगिकों के रंग बनाम, यहाँ से तुम लिख के रख लो। मैं बार कह रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास ही पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्ड क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछ रहा है। कुछ यौगिकों के रंग व नाम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात करूं तो ये होता है CuSO4, लेकिन CuSO4 को लेगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर पूरा नाम पूछे तो जल का 5 अणु होता है और इसका रंग नीला होता है। उपनाम पूछेगा तो नीला थोथा कहते हैं, कई बार पूछ लेता है नीला थोथा किसका नाम है, भाई कॉपर सल्फेट का है। CuSO4 जल के 5 अणु, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, रंग नीला होने के कारण। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। तो फेरस
यह लैटिन नाम है, फेरम जिसे बोलते हैं, है कि नहीं, फेरम। क्योंकि आयरन का जो लैटिन नाम फेरम है और ये उसी से फेरस लिया गया है। SO4 को सल्फेट बोला, तो फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम सूत्र हो गया, और साथ में उसका रंग और हमें उपनाम। इसका रंग हल्का हरा रहेगा, इस कारण से इसे हरा कसीस कहते हैं। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड में आप देख पाएंगे Fe2O3, ये होता है लाल भूरा रंग, और इसको हम उपनाम के रूप में जानते हैं जंग। आप देखे लोहम जंग लगता, हाँ, यही है वो। लेड आयोडाइड, इसका प्रश्न भी आगे पूछेगा, याद रखिएगा। लेड आयोडाइड का जो रंग आप देख पा रहे होंगे, बाकी यहाँ पर आप रंगों को देख सकते हो। लेड आयोडाइड का रंग, इसका पहली बात रासायनिक फॉर्मूला PbI2, ठीक है। इसका जो अवक्षेप होता है पीला होता है। आगे पूछेगा, याद रखें। सिल्वर क्लोराइड की बात करें, ये AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर आपको पता है, वैसे ये चांदी आप देखोगे सफेद होता है, तो हम सफेद कह सकते हैं। चलिएगा, इतना हमारा समाप्त हुआ। उसको पहले हम रफ कर देते हैं भाई, क्योंकि आप PDF फाइल देना ना। अगर आप PDF फाइल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहिए तो बताना भाई, वैसे हम आपको देंगे। चलिए, अब आप यहाँ पर बहुत शानदार कंटेंट देखेंगे। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशीलता अलग अलग होने के चक्कर में धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए भी अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए धातुओं को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में 3 भागों में बांटा गया है निष्कर्षण के चक्कर में। एक है अधिक सक्रिय वाले, एक है मध्यम सक्रिय वाले, एक है न्यून सक्रिय वाले। तो हाई, मीडियम, लो, तो हमने कहा 3 श्रेणी बांटेंगे निष्कर्षण करने हेतु। तो अधिक वाले में कौन आएगा, शुरुआत से, जो आप रैंक जानते हैं ना, हाँ, किया जाएगा। के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये ऐसे धातु हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर पाए जाते हैं। दोबारा दिखाना तो नहीं है ना, क्योंकि आप देख चुके होंगे। और इन्हें अगर हमें धातु निष्कर्षण करना है, शुद्धिकरण करना है, धातु प्राप्त करना है, तो हमें विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। मध्यम की बात करें, जैसे जिंक, आयरन, PbCO। जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं, आयरन लोहा, Pb लेड, प्लम्बम लैटिन नाम है कॉपर, Cu जिसे तांबा भी कहते हैं, और इसका नाम लैटिन नाम क्यूप्रम है, आगे आएगा। ये याद रखना, मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में माने जाती हैं। और इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अधिकांश तत्व हैं, धातु हैं, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये समझे कि नहीं? हाँ, अगर वो सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो हमें वहां से निष्कर्षण धातु के रूप में प्राप्त करना आसान नहीं होगा। सल्फाइड अयस्क को हमें बदलना पड़ेगा ऑक्साइड अयस्क में। तो सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि के माध्यम से भर भर के ऑक्सीजन देकर गर्म किया जाता है और ऑक्साइड अयस्क बनाया जाता है। उसी प्रकार कार्बोनेट अयस्क की बात करें, तो कार्बोनेट कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं, इसको भी हम शुद्ध यहाँ से सीधा धातु प्राप्त नहीं कर सकते, इनको ऑक्साइड अयस्क में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम निस्तापन विधि अपनाते हैं, गर्म करेंगे लेकिन ऑक्सीजन की ना के बराबर उपस्थिति में। तो याद रखें, मध्यम अयस्क की धातुएं हमेशा सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में बैठे होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो रही है, वहीं वहीं गपर सपर नहीं भैया, बहुत काम का प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। अगर आप पढ़कर मॉक टेस्ट लगा के देखना, इससे पहले भी हमने बहुत सारा बताया ना आपको, 2 बायोलॉजी का पढ़ाया था, 2 केमिस्ट्री का पढ़ाया, 2 फिजिक्स का। इस प्रकार से हम रिदम बना के चले थे। उसके बाद फिर 2 बायोलॉजी का पढ़ाया, फिर हमने केमिस्ट्री में कूदा। इस प्रकार से अभी तक हमने ग्रुप डी के लिए 6, 2, 8, 9, 9-10 अध्याय पढ़ा चुके हैं। वो भी चैप्टर वाइज PY की सीरीज चल रहा है, कोई मन से प्रश्न नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, कम अभिक्रियाशील की बात, जैसे Ag, Au, Pt, Hg, ये इन्हें हम आराम से हीटिंग गर्म करके भी हम इन्हें निष्कर्षण कर सकते हैं। चलो, अब अगला हम बात कर रहे हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव है? मैंने पहले ही आपको बता दिया, विस्थापन तभी संभव होगा जब
अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एक ऊपर वाला एक नीचे वाला अभिक्रिया करते हैं। अब देखो, ऑप्शन पहला हम देख रहे होंगे, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर बनेगा। वैसे आपको पता है ये वाला हम इक्वेशन सॉरी अभिक्रिया पहले भी करवा चुके हैं। तो आयरन क्या करेगा, हाँ सॉरी वहाँ जिंक कॉपर था, आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, कॉपर से अधिक है। देखते हैं तो मैं दिखा देते हैं भाई, है कि नहीं कॉपर से अधिक। चलो, तो यहाँ पर आप देखो ये कॉपर बैठा है और ये आयरन बैठा है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को आराम से हटा देगा। तो वही कहाँ हो रही है, यहाँ पर अभी ना हो रहे, बताओ। तो यहाँ पर अभी हुआ है एकल विस्थापन, क्योंकि आयरन अकेला है और अकेला हटा रहा है, तो एकल विस्थापन हो गया। कई बार बोल देता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एकल विस्थापन है, लेकिन ये नहीं बोला है, ये बोल रहा है विस्थापन हो रहा है, वो ऑप्शन हमें चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ एकल विस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें, कॉपर और आयरन। अब देखो, कॉपर की बात करूं तो कॉपर तो भाई नीचे बैठा है और पहले से ही आयरन सल्फेट ऑलरेडी है, और इतनी हिम्मत नहीं है कॉपर की कि वो आयरन को हटा दे, क्योंकि आयरन की जो रैंक है वो कॉपर से ऊपर है। दोनों को उल्टा पट्टी कर दिया है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। विस्थापन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्षमता ही नहीं उसकी। नेक्स्ट, अगला देख पाएंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएगा। तो देखो, यहाँ पर दो दो विलयन है हमारे पास, सोडियम सल्फेट है और बेरियम सॉरी बेरिलियम क्लोराइड है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो देखो, ये बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड के दो बन जाएंगे। तो यहाँ पर दोहरा विस्थापन हो गया, सोडियम हटाया बेरियम को और बेरियम चला गया सोडियम की जगह में, अल्टा पल्टी हो जाएगा। तो इसे हम द्विविस्थापन कहेंगे। तो नहीं पूछा है कि कौन से विक्रिया में द्विविस्थापन है, अगर बोलता तो मैं इसको लगाता और एकल बोलता तो पहले ऑप्शन को लगाता, लेकिन विस्थापन कह दिया, विस्थापन दो द्विविस्थापन भी होता और एकल भी। तो पहले वाले में एकल विस्थापन, इस वाले में द्विविस्थापन हो रहा है। समझे कि नहीं बाबू। हाँ, और यहाँ पर ये बात AgCl भाई, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड याद रखिएगा, ये घुलता नहीं, तो अभी क्रिया के साथ करेगा ही नहीं, तो घुलेगा नहीं, तो होगा ही नहीं रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन आएगा, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक, यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमें कौन सा कथन सत्य ये कहना चाह रहा था, जो विस्थापन को दर्शाता हो। तो पहला वाला और तीसरा वाला दर्शा रहा है। समय बहुत लग रहा है भाई, क्या करें, समय तो लगेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। इसके बाद फिर हम एक क्लास और देंगे आपको, चिंता मत करो। और हम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ बिल्कुल बोर्ड में लिखना, समझाना बच्चों को, प्रश्न लिखवाना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है, तो प्रश्न लिखवाते हैं, ऑप्शन लिखवाते, समझाते, टाइम ऐसे लग जाता है। यहाँ पर बहुत कम समय में इतना कवर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निष्कर्षण की बात कर रहा है, कौन सा कथन सत्य है। यहाँ भी ऑप्शन मिस्टेक कर दिया है। उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आने वाली धातुओं को पिघले हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता। सही बात है, ये तो लिखा है हमने यहाँ पर, है ये तो लिखा है विद्युत अपघटन। तो उच्च अभिक्रियाशीलता मतलब इनकी बात कर रहा, उच्च अभिक्रियाशीलता धातुओं को पिघलते हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। बोल तो रहा सही, और हमने लिखा भी तो है, ये बात कंफर्म, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुएं, मतलब ये वाली मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, देख रहा वहीं से वहीं पढ़ा वहीं आ गया, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ABCD दिया रहा होगा, दिया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बना नहीं हो पाया ये वाला। तो क्या करेंगे आप लोग, समझ गए। तो ऑप्शन जहाँ मिलेगा A भी राइट, B भी राइट कथन। समय बहुत लगेगा भाई, 11 12 13 पेज जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, ऑक्साइड ऑक्साइड की तुलना में
यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। 7 और हाँ, ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड से धातु निष्कर्षित करना आसान होता है? नहीं, सल्फाइड की तुलना में, ठीक है, सॉरी, ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड, यहाँ कहने वाला जी, ऑक्साइड अयस्क की तुलना में सल्फाइड अयस्क को धातु निष्कर्षित कर आसान होता है? बिल्कुल नहीं। ऑक्साइड अयस्क अगर है तो हम उसे आसानी से निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन सल्फाइड हो गया या कार्बोनेट अयस्क आसानी से नहीं कर सकते। तभी तो हम कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को पहले काहे में बदलते हैं, ऑक्साइड अयस्क में, फिर उसको हम धातु के रूप में आगे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिएगा, किसी भी सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को अयस्क से सीधे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे ये काम का नहीं है, तो मत पढ़ो भाई, नहीं है तो काम का है, काम का। सबसे पहले भर्जन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, भर भर के ऑप्शन देके। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जिंक सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड का 2 अणु है, धातु सल्फाइड हो गया। हाँ, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, तो यहाँ पर 3 O2 है, C2 है, मतलब अधिक ऑक्सीजन। गर्म, ये डेल्टा दिख रहा है त्रिभुज जैसा, ये डेल्टा है, जिसका मतलब होता है गर्म करना। तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और हमें वही चाहिए, और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो निकल जाएगा बाहर गैस के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बोनेट को निस्तापन विधि द्वारा, कार्बोनेट, सॉरी, कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ गुणा नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब ना के बराबर ऑक्सीजन या नहीं। गर्म करेंगे तो जिंक, सॉरी, हाँ, जिंक कार्बोनेट धातु का नाम है। जब गर्म करेंगे तो वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और हमें यही चाहिए, और निकल जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ऊपर तीर दिख रहा, याद रखना, वो ये बताता है कि गैस बाहर निकल रही है। अगर हमने अयस्क प्राप्त कर लिया तो ऑक्साइड अयस्क मिल गया निस्तापन विधि से, भर्जन विधि से। इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्क को कार्बन या कोक के साथ गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। इतना समझे कि नहीं बाबा, शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारा भर्जन विधि हो गया, ये हमारा निस्तापन। याद रखना, इनसे इतने सारे प्रश्न पूछेगा कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस के बड़े बड़े धुरंधर टीचर बैठे हैं या कोई भी एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों को अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब पीवाई की सीरीज को आधार नहीं बना रहा है। तो पीवाई की सीरीज मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, करंट अफेयर का सारों सेक्शन पढ़ लो। अगर तुम्हारे 70-75 नंबर आए ना तो कह देना। और आपको पता है, मैं तो कह रहा हूँ 70-75-80 इतना नंबर तो हमें चाहिए भाई। अभी कट ऑफ में इतना रुला दिया बच्चों को ना, आप सोच नहीं सकते। मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे बढ़े। निम्न में से किसके साथ क्षार के अभिक्रिया करके, मतलब निम्नलिखित में से किसके साथ क्षार, क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता? हमने पहले पढ़ा है, अम्ल और क्षार मिलेंगे तभी तो लवण और जल बनेगा, और अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाएगी कि ना कहलाएगी, बताओ। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड। तो भाई ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्षार है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। तो क्षार क्षार मिलके लवण जल कभी बनाएंगे नहीं, और क्षार क्षार अभिक्रिया करते नहीं। क्षार अम्ल करेंगे, तो हमने कहा ये सी भी क्षार है, डी भी क्षार है, और ये तो क्षार नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बोला सी अधातु है, और अधातु जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। सी और ओ अधातु है, ऑक्सीजन है, क्रिया करे अधातु ऑक्साइड। और इनकी जो प्रकृति होती है, ये हमेशा अम्ल के रूप में होती है, और धातु की ऑक्साइड होंगी क्षार। तो ये धातु ऑक्साइड ये बन गए क्षार क्षार। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा, ये हमारा अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा अम्ल होगा।
इसके साथ जब क्षार अभिक्रिया करेगा, नाम तो दिया नहीं है, तो लवण और जब ही बनेगा। ये नहीं समझे आप? चलिए, तो CO2 एक अधातु ऑक्साइड है और अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देख रहे हो कितना प्रश्न मतलब वेट मार मार दे रहा है, और मैं पीआई की सीरीज कवर कराऊंगा, आप चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट, और क्लास का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ईमानदारी से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और जस्ट इसके बाद फिर क्लास लगाया जाएगा कि 10 प्रश्नों का क्लास है, फिर 10 प्रश्नों का लगेगा, 10-10 प्रश्नों का व्याख्या सहित। आधात्विक ऑक्साइड मैंने अभी बताया ना, अधातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं जल में घोलूंगा तो ये क्या बनाएगा, अम्ल। और अम्ल कौन सा बन रहा है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। याद रखें H2CO3, ये हमारा कार्बोनिक अम्ल है। तो जब भी अधातु ऑक्साइड जल में घुलेगा तो अम्ल बनाएगा। अम्ल बन रहा भैया यहाँ पर CO2 घुल रहा है जल के साथ, तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड, भाई इनकी प्रकृति, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे Na2, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम धातु है, O ऑक्सीजन है। धातु और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जब इसको जल में घोलूंगा मैं, ये बनाएगा 2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रबल क्षार होता है, जो एक प्रबल क्षार होता है। हाँ, इतना समझ गए, बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट प्रश्न ये है और हमारी क्लास समाप्त होने वाली है। और बहुत शानदार आपने साथ दिया, समय दिया और सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको इतना पढ़ने के बाद, ऐसे पैटर्न पढ़ने के बाद रेलवे ग्रुप डी में अगर साइंस नहीं बनेगा, तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या पढ़ाना बताओ। चलो, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। अपचयित मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। धातु ऑक्साइड धातु है, उसमें ऑक्साइड ऑक्सीजन है, तभी तो धातु ऑक्साइड कह रहे हैं। और ऑक्सीजन को हटाना ही अपचयित या अपचयन कहलाता है। तो हमें बोल रहा है ऐसा ऑप्शन जो धातु ऑक्साइड तो है, लेकिन उसको, हाँ सॉरी, वहां से उससे हमें ऑक्सीजन हटाना है, तो हमें गर्म करना पड़ेगा। तो हमने पहले बता दिया, गर्म करने से वही धातुएं निष्कर्षण होंगी जो निम्न अभिक्रिया वाली होती हैं। देखते हैं, जिंक ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, मैंगनीज ऑक्साइड नहीं। कौन आएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक, और मरकरी जिसे हम Hg बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पारा, मरकरी पारा, इसको होता है Hg। समझे ना बात, क्या समझे भाई। तो मर्क्यूरी, जो मरकरी होता है, ये हमारे निम्न माले में होता है, या निम्न अक्रिय एक प्रकार कह सकते हो। Ag, Au, Pt, Hg, इन्हें हम आसानी से गर्म करके अपचयित कर सकते हैं ऑक्साइडों को, अगर है ऐसी बात तो। नेक्स्ट, जैसे हम बात करें 2HgO, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, दो है। जब गर्म करूंगा मैं तो ये बनेगा 2Hg, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जिंक, आयरन, मैंगनीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ये धातु से प्राप्त करने के लिए इन्हें कार्बन या कोक के साथ, हाँ, अगर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, इन ऑक्साइडों को हम कोक या कोयला के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन को भगा देते हैं या अपचयित कर देते हैं। अब देखो, अपचयन किसी सिंपल भाषा में, मैं ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा भी आगे बताऊंगा, अभी आप इतना ही पढ़ें। अपचयन किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना।
अपचयन कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। भाई अपघटन मतलब टूटना, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा की बदौलत, तो ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। मरकरी इसका संकेत Hg होता है। यह एकमात्र धातु है, धातु याद रखना। और धातुओं का गुण क्या होता है? तन्यता, आघातवर्धनता, कठोरता पाई जाती है, इनके कण पास पास पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी धातु के गुणों के अपवाद रख के बैठा है। ये तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और याद रखें इसका प्रमुख अयस्क कितानु बार का शनिवार Hgs, रट्ठा मार लो भाई। चलिए हमारी क्लास शायद समाप्त हो रही है। 7 पेज और बचा होगा, 2 पेज बचे भाई, चलो आगे। हाँ, 11 प्रश्न जोड़ हो गए क्या? हाँ कोई बात नहीं है, प्रश्न क्रमांक 11 भी ऐड हो गया है। पढ़ लेते इसमें क्या है भाई, नहीं पढ़ना, पढ़ना ना। धातु ऑक्साइड को गर्म करके, धातु ऑक्साइड को गर्म करके तांबा और चांदी जैसी धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए किस प्रकरण विधि का प्रयोग करेंगे? मतलब धातु ऑक्साइड को गर्म करके, तो धातु ऑक्साइड को गर्म करना है, लेकिन धातु का नाम देख रखा है तांबा और चांदी, इनके ऑक्साइड है। मेरे पास कह रहा है सीधी बात, तांबा का ऑक्साइड और चांदी का ऑक्साइड है, तो आपको बोल रहा है गर्म करके निष्कर्षित करना है। तो भाई भर्जन विधि में ऐसा नहीं होता है। भर्जन विधि तो सल्फाइड एस्क के लिए है, ये तो सल्फाइड एस्क नहीं है, ये तो धातु ऑक्साइड एस्क है। सल्फाइड एस्क अलग है, ऑक्साइड एस्क अलग है। तो भर्जन विधि का प्रयोग सल्फाइड एस्क के लिए होगा। विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं जो अधिक सक्रिय हैं, ठीक है। और तापीय प्रकलन, तापीय अपघटन, तापीय अपघटन नहीं आएगा। तापीय अपघटन का प्रयोग हम करेंगे लास्ट वालों के लिए, मतलब अंतिम में जो रहते हैं कम सक्रिय। तापीय अपघटन मतलब गर्म करके, जिसे हम ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। प्रकलन, प्रकलन की बात करें मतलब होता है गलना, जैसे धातु ऑक्साइड को कोक या जैसे अपचायक के साथ मिलाकर गर्म करना ही प्रकलन कहलाता है। तो प्रकलन, वैसे आप पता धातु ऑक्साइडों को, इस तांबा हो गया यहाँ पर दिया है और कॉपर है, इनके ऑक्साइड को हम प्रगलन विधि अर्थात जो धातु ऑक्साइड रहेगा उसको कोक या कोयला में गर्म करके क्या करेंगे, अपचयित कर देंगे, तो ऑक्सीजन चला जाएगा, तो धातु प्राप्त हो जाएगा, बस। प्रश्न क्रमांक 12, किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? कोई भी तत्व का प्रतीक, जैसे मैंने कहा एच, He, कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व का प्रतीक क्या दर्शाता है? मैं कोई भी प्रश्न नहीं बनाया हूँ, ठीक है, सब प्रश्न पेपर में आए हैं। तत्व का पूरा नाम, तत्व का एक मोल, परमाणु द्रव्यमान, या तत्व का केवल एक परमाणु। जैसे मैंने बोला H2O, तो ये क्या बताएगा? अणु, ये H प्लस H से बना है, तो सिंगल H बताता है केवल एक परमाणु। तत्व तो है, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, लेकिन क्या बताएगा? एक परमाणु है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये बताता है दो परमाणु है, मतलब अणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाए तो अणु बनाते हैं। कुछ पहले पढ़ा? हाँ, तो ऑप्शन हमारा जाएगा डी, राइट होगा। अब देखो, किसी भी परमाणु का संकेत, भार व द्रव्यमान, फिर भार द्रव्यमान एक होता है क्रमांक के लिए, तो एक्स आप देख पा रहे हो कि एक्स दर्शाता है परमाणु संकेत। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लो, AR और CA, ठीक है। एक्स से हम दर्शाते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट ए एक्स जेड, तो एक्स दर्शाता है परमाणु संकेत। यहाँ पर एक्स जगह ए और AR और सी है, AR मतलब ऑर्गन, सी मतलब कैल्शियम, और ए दर्शाता है परमाणु भार। यहाँ पर भार 40 है, यहाँ पर भार 40 है। आर्गन का भी 40 होता है, अभी हम दिखाया आपको। कैल्शियम का 40 होता है, दिखाया हमने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे जेड, जेड दर्शाता है परमाणु क्रमांक, तो आर्गन का 18 क्रमांक होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ये समझे कि नहीं? अगर भार बराबर हो या द्रव्यमान,
तो ऐसे तत्वों को हम संभारिक तत्व कहेंगे। अगर स्थान या क्रमांक बराबर हो तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखो, अब मेरे ख्याल से लास्ट ही पेज है, एक पेज और भाई। किसी तत्व का नामकरण, जैसे किसी तत्व का नामकरण होता है, जैसे हाइड्रोजन को हम H कहते हैं, हीलियम को He कहते हैं, बेरिलियम को Be कहते हैं, बोरॉन को B कहते हैं, ना कहते। तो किसी तत्व का नामकरण अंग्रेजी या लैटिन भाषा पर आधारित होता है, और डाल्टन और वर्जिलियस ने तत्व का संकेत का प्रतिपादन किया है। आधुनिक समय की बात करें तो लिखने के लिए लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा के 2 लेटरों का या 1 लेटर का प्रयोग हो सकता है। तो शुरुआत के 2 लेटर हो सकते हैं या 1 लेटर हो सकता है, या तो फिर वो शुरुआत का 1 लेटर तो रहेगा, हो सके बाद के किसी भी लेटर को जोड़ सकता है। पहला अक्षर बड़ा होनी चाहिए, कैपिटल, दूसरा स्मॉल अक्षर होता है, ये इसका नियम है। और नियम से अगर बाहर आपने लिखा, वैसे लिख के देता नहीं है, आपको टिक मार करना होता है। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है भाई, और ये चीज बहुत लाभ की है। क्या लाभ की, देखिएगा आप लोग। कुछ लैटिन भाषा वाले संकेत, तत्वों के संकेत, ये लैटिन भाषा वाला बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 है। अगर आप कहोगे ये मुझे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना। जो पढ़ना चाहता है, जो पेपर क्रैक करना चाहता है, इस बार जो मार खाया है ना, बॉर्डर पे लात खा के भागा है अभी, कट ऑफ से 1 नंबर से, या जो बॉर्डर पे बैठा है, नाम आ भी गया है, तो वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आपको फिजिकल के बाद हो सके भगा दिया जाए। है ना बात बराबर? तो आप प्रयास करें कि इस बार हम लात खा के भाग रहे हैं। भाई लात मार रहे हैं तो कहलाएगा, तो अगली बार हमें बॉर्डर से कोई ना भगाए। इतना बॉर्डर से भी 10 नंबर ज़्यादा लाना, कट ऑफ से मतलब। तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कह देता हूँ, मैथ्स जो पढ़ा रहा हूँ PYQ है, और शानदार टाइप वाइज़ क्लास चल रहा है। रीजनिंग का हम शिफ्ट बाय डे बाय कर रहे हैं, कम कम 5 शिफ्ट भी पढ़ लेते हो, तो आपके दिमाग में पल्ले में पड़ जाएगा कि पैटर्न क्या होता है। और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ो तो, और क्लास का PDF भी तो दे रहा हूँ। चलिए, सोडियम नाम, सोडियम। तो आप देख पाएंगे, नाम तो सोडियम है, संकेत Na है, लेकिन सोडियम के चक्कर में तो SO होनी चाहिए संकेत, लेकिन नहीं है, लेकिन वो नेट्रियम है, क्योंकि सोडियम का लैटिन भाषा नेट्रियम है, और उसी से Na लिया गया है, Na। ठीक है, फर्स्ट का। पोटेशियम, पोटेशियम के चक्कर में संकेत P होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, वो तो K है, तो K लिया गया है केलियम से। ठीक है, ओनली K लिया गया है। नेक्स्ट, लोहा आयरन, भाई आई होनी चाहिए। अगर आयरन कह रहा तो A मान लो, लोहा कह रहा तो L कह दो, लेकिन वो तो F ही है, और F ही लिया गया है फेरम से, लैटिन नाम। तांबा, कॉपर, तो यहाँ Cu होता है, और Cu यहाँ पर है क्या, क्यूपरम का मतलब लैटिन भाषा में। चांदी, सिल्वर, चांदी बोलो सिल्वर बोलो, इसका Ag होता संकेत, जो लिया गया है A और G, अर्जेंटम, इसका लैटिन नाम है। सोना, गोल्ड, Au है, भाई सोना के चक्कर में SO होना चाहिए था, गोल्ड के चक्कर में G होनी चाहिए थी, एक बात कह रहा है, लेकिन Au है, और Au लिया गया Au औरम से, लैटिन नाम। पारा, मरकरी, इसका संकेत Hg होता है, ये तो मरकरी के चक्कर में M होनी चाहिए, तो पारा मरकरी का Hg होता है, और इसका हाइड्रा रजिरम, इसी से लिया गया H, और हो जाएगा G। नेक्स्ट, सीसा, जिसे लेड भी कहते हैं, इसका संकेत Pb होता है। Pb, इसको हम लिया गए हैं लैटिन भाषा प्लम्बम से। टिन की बात करें तो टिन मतलब TIN, लेकिन वो तो SN होता है, ये स्टेनम से लिया गया है, ये S हो जाएगा, और आपका N। ये हमारे रह गए पूरे, और लगभग लगभग आप देख पाएंगे 1 घंटा क्लास, 1 घंटा प्लस लगा है। तो भैया 60 मिनट प्लस मैंने आपको क्लास कवर कराया हूँ, और ये लगातार क्लास कवर हुआ है। और इतने समय तक लगातार पढ़ाना मामूली बात नहीं होती है, गला बैठ जाता है, पानी पी पी के पढ़ाना पड़ता है भाई। और आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास का PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल आपको क्लास में दे दिया जाएगा। और कुछ तकलीफ समस्या हो तो आप हमें कमेंट करना,
और पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर चारों सेक्शन कवर हो जानी चाहिए। आप जो भी सेक्शन पढ़ना चाहते हो कमेंट्स करें और पर डे रिपीटेशन करें, आप कवर कर पाएंगे। चलिए, और 101 शिफ्ट का निचोड़ था, 10 प्रश्न, सॉरी 12 प्रश्न हमारे पास थे, और आगामी क्लास में और भी प्रश्न ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार से आपको हम पढ़ाते रहेंगे। और कोई तकलीफ समस्या तो कमेंट करना। और पढ़ाई कैसे चल रही है, आगामी पेपर कभी हो सकता है, जून चला गया, जुलाई आ गया, जुलाई के लास्ट में, अगस्त के पहले वीक में, मान लीजिएगा पेपर कभी भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत समय दिया है, मेहनत लगाया है, तब आपको हम बता रहे हैं।